चलिए अब खबरों को तफसील से जानेंगे। निजामाबाद हल्का पार्लिमान में आज से इलेक्शन की तैयारियों में तेजी आ गई है। जिले में आज से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की तनकीद अमल शुरू हो गया है। पोलिंग ऑफिसर्स और अमले की ट्रेनिंग का भी अमल शुरू हो गया है। निगरानी के लिए सीनियर ऑफिसर राहुल बुज्जा को खुसूसी तौर पर मुकर्रर किया गया है। एक साथ बड़ी मिकदार में बड़ी तादाद में बैलेट यूनिट्स के इस्तेमाल की तरबियत फराहम की जा रही है। याद रहे कि निजामाबाद हल्का पार्लिमान से 185 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। हैदराबाद की ECIL और बेंगलुरु की बेल कंपनी के इंजीनियर्स की एक टीम भी आज निजामाबाद पहुंच गई है। निजामाबाद में इलेक्शन तक 600 खुसूसी इंजीनियर्स तैनात रहेंगे। कल रात से वोटिंग मशीनों की निजामाबाद आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार कल निजामाबाद का दौरा करके तमाम तैयारियों का शख्सी तौर पर मुआयना करेंगे। जिला निर्मल में इलेक्शन के लिए दरकार अशिया पहुंचाई जा रही हैं। निर्मल, मुधूल, खानापुर हलकों में इस्तेमाल होने वाली वोटिंग मशीनों और इंतखाबात से मुतालिक दीगर साजो सामान को निर्मल के NTR मिनी स्टेडियम में स्टोर किया जा रहा है। सेक्रेटोरियल और रूट ऑफिसर्स को पोलिंग से मुतालिक सामान को तैयार करने के कामों पर लगा दिया गया है। वोटिंग मशीनों और वीवीपैट की कारकर्दगी की जांच करने के लिए मॉक पोलिंग मुनक्किद की जाएगी। कलेक्टर प्रशांति ने बताया कि 10 अप्रैल को इलेक्शन से मुतालिक तमाम साजो सामान अमले को दस्तयाब करा दिया जाएगा। बेल कंपनी के इंजीनियर्स वोटिंग मशीनों को मकामी सतह पर इलेक्शन के लिए तैयार करेंगे। पुरअमन माहौल में पार्लिमानी चुनाव के इनेकाद के लिए नीम फौजी दस्ते और पुलिस तेलंगाना में सरगर्म हो गई है। जिला यादाद्री भुंगेर की म्यूनिसिपैलिटी मुदकूर में पैरा मिलिट्री फोर्सेज और पुलिस ने परेड का खास एहतमाम किया। पुलिस ने शहरियों से अपील की कि वो बिला खौफ व खतर अपने हक राय दही का इस्तेमाल जरूर करें। मुश्तबा अफराद और हरकत देखे जाने पर फौरन पुलिस को इत्तला दें। एहसन अंदाज में इलेक्शन के लिए हर फर्द से ताउन की यहां अपील की गई। तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज कुंतैया ने कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर को दुनिया की मुनफरिद स्कीम करार दे दिया। उन्होंने KCR और BJP को तनकीद का निशाना बनाया। कुंतैया ने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना के तमाम 17 सीटों पर मेहनत कर रही है। KCR 16 सीट लेकर मरकज में हुकूमत साजी नहीं कर सकते। We are working for all 17 seats. We can get all 17 seats. But probably. No. If KCR having 2 MPs, who has the audacity to tell that I have brought Telangana, having 16 MP, could not do anything. Now he is aspiring to get 16. Why cannot we aspire to get 17? There is nothing wrong. We are working in all seats, and I think in all seats also, this is an election for forming the government and center, and KCR has no stake on that matter. He is neither here nor there. He is neither with the BJP nor with the Congress nor with anybody. बीजेपी लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने TRS लीडरों की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाए जाने की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि KCR को कोई वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का उम्मीदवार नहीं समझता। उन्होंने KCR पर वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे की तौहीन करने का इल्जाम भी लगाया और इस मामले पर KCR से माजरत ख्वाही की मांग की। दत्तात्रेय ने दावा किया कि BJP को लोकसभा इलेक्शन में 300 से ज्यादा सीटें हासिल होंगी। और वहीं TRS लीडर T श्रीनिवास यादव ने PM मोदी की जानिब से TRS और MIM इत्तेहाद को तनकीद का निशाना बनाए जाने की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि BJP लीडर हवा में बातें करना अब बंद कर दें। T श्रीनिवास यादव ने मोदी हुकूमत से मांग की कि वो कारकर्दगी की बुनियाद पर ही लोगों से वोट मांगे। प्राइम मिनिस्टर साहब को तेलंगाना स्टेट में आप 5 साल में क्या करें बताओ। आपके गवर्नमेंट से क्या कुछ ना, एक तो प्रोजेक्ट होना ना। इतना बड़ा सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, क्या करे बताना ना। आके अवे पे बात करके स्टीयरिंग उनके पास है, कार हमारे पास है, ये अवे के बात नहीं। बात करें तो मजलिस,
बात करें तो मजलिस, अरे मजलिस तो ओल्ड सिटी में छिंद एरिया में मजलिस का रहता। आप 2014 में यही नारा लगाए, परसों 2018 में यही बोले। भाई बोलो, आज एक हुकूमत चला रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, आप आके बोलो कि हमारी गवर्नमेंट अच्छी है, हम ये प्रोग्राम्स करें, हमको वोट दीजिए, इतना एम्प्लॉयमेंट दिए, हमारा वोट दीजिए, हम आगे दिनों में ये करेंगे हिंदुस्तान के लिए, बोल के एक बात बोलो पहले। ये बात क्या है? बीजेपी तेलंगाना को हमें अल्टरनेटिव, इनको मजलिस इनके साथ है, हमें अल्टरनेटिव बोले। 103 असेंबली सेगमेंट में डिपॉजिट नहीं आया। इससे पहले उनके 5 एमएलए थे, अब वो 4 गए, 1 बचाए। अभी बोलते हम अल्टरनेटिव बोले, तो क्या बात? हमारा पास से जो टैक्सेस भरते यहां पर 50,000 करोड़ रुपए सेंट्रल को जाता, हमारे को रिटर्न आने का क्या है? 24,000 करोड़। अभी देश को हम पाल रहे, उन्होंने पाल रहा हमारा कहा कि ये अवे पे बात करना बंद करो। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को यकीन है कि लोकसभा इंतखाबात में उन्हें 16 हलकों पर आसानी से कामयाबी हासिल हो जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासती हुकूमत की स्कीमात उनकी पार्टी के लिए पार्लियामेंट के इंतखाबात में भी कामयाबी की जामिन होंगी। पेश है मोहम्मद महमूद अली से न्यूज़ 18 की खास बातचीत। तेलंगाना राष्ट्र समिति को इस बात का यकीन है कि वो तेलंगाना की 17 पार्लिमानी हलकों में से 16 में कामयाबी हासिल करेगी। पार्टी को इस बात का इस तरह यकीन क्यों है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तेलंगाना के होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब। सर, असम्बली इंतखाबात थे, यहाँ पर जो स्कीमात थी ख़ासतौर पर रैतु बंधु और जो अक़लियतों के लिए, दूसरे बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ये स्कीमात जब थीं तो लोगों ने कहा कि चलो वोट डालते हैं असम्बली में। तो आप लोगों को क्यों यकीन है कि अब भी लोकसभा के इंतखाबात में भी आवाम आपको वोट डालेंगे? जहाँ भी जो इंसान रहता है, ज़िंदगी गुजारता है, वो चाहता है कि यहाँ उस एरिया में अमन कायम रहे। तो हिंदुस्तान में नंबर 1 लैंड ऑर्डर तेलंगाना स्टेट में है। दूसरा, डेवलपमेंट के बारे में, तेलंगाना स्टेट जिस तरह अलहदा होने के बाद डेवलप हुई, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। हमारे जो महान लीडर और नेता है KCR साहब, वो पुरअमन तरीके से तेलंगाना हासिल किए। तेलंगाना हासिल करने के बाद जिस तरह हर साल हमारा ग्रोथ बढ़ रहा है, हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट तेलंगाना स्टेट है, जिसका ग्रोथ 19% है। और जिस तेज़ी से यहाँ पर वेलफेयर का काम किया गया है, वो हिंदुस्तान में उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। खुद तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट के अंदर इस बात का एतराफ़ किया था कि देखो तेलंगाना स्टेट किस तरह अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो तेलंगाना के अवाम को पूरा यकीन है कि तेलंगाना स्टेट में जितने MPs इस वक्त कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, 17 MP है यहाँ पर। एक जो हमारी फ्रेंडली पार्टी है असदुद्दीन अवैसी साहब, जो हैदराबाद से लड़ रहे हैं। बाकी 16 कैंडिडेट हमारे अपने कैंडिडेट हैं, और हम बगैर किसी अलायंस के, ना हमें कांग्रेस की तायद की ज़रूरत है, ना हमें BJP की तायद की ज़रूरत है। हम इसी तरह जो हमारे CM साहब का सपना है फेडरल फ्रंट का है, क्योंकि लोग कांग्रेस को भी बहुत मौका दे चुके हैं, 1-2 साल नहीं, वो काफ़ी आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा हुकूमत करने वाली कांग्रेस पार्टी है। BJP को भी मौका मिल चुका है, पर दोनों का रिजल्ट है बहुत एकदम 0% के बराबर है। जिस तरीके से दुनिया में तरक्की आई है, कांग्रेस बहुत बरसा हुकूमत करने के बाद भी हिंदुस्तान को डेवलप नहीं कर सकी, और BJP आने के बाद तो हिंदुस्तान को फ़िरक़ों में बांट दिया गया। आज लोग बड़े परेशान हैं। आज अल्लाह का फजल है कि हमारे स्टेट के जितने लोग हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं। एक तो MLC के जो नतायज, जो 3 आप लोगों ने जो हल्के थे, वो आपके हिमायती जो है वहाँ पर कामयाब नहीं हुए। दूसरी चीज़ हल्के पार्लियामान निज़ामाबाद की है, जहाँ पर नाराज़ जो 180 किसानों ने जो है वहाँ पर अपने पर्चे नामजदगियाँ दाखिल किए। तो ये 2 वाक़यात हैं। ये कहा जा रहा है कि इस बार जो है आवाम TRS से नाराज़ हैं, तेलंगाना के आवाम। ऐसी बात नहीं है। TRS के जो 3 MLC आप बता रहे हैं, TRS का एक भी MLC नहीं था। तायदी कैंडिडेट ज़रूर हम तायद करे थे उन लोगों की। और दूसरी बात यह है कि लोगों में जो है TRS से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और यकीनन हम 16 के 16 सीट ज़रूर जीतेंगे। और TRS जिस तरीके से अपनी कारकर्दगी दिखाई है, वो उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। सवा आप कह रहे हैं कि निज़ामाबाद में जो है बहुत से लोग नाम निशान डाले हैं।
सीएम साहब भी वहाँ पर जिस तरीके के मसाइल है उसको हल करने की कोशिश की है। इलेक्शन में एक प्लान बनाकर हमारे अपोजिशन लोगों ने काम किया है, मगर मैं आपको यकीन बताऊंगा उसका रिजल्ट देखने के बाद आप खुद तो अचंभा महसूस करेंगे। अवाम पूरी तेलंगाना निजामाबाद की अवाम हुकूमत के साथ है, टीआरएस के साथ है, कविता मैडम के साथ है, और कविता मैडम बहुत अच्छी लीडर है, उनको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड मिला हुए हैं, और उतना अच्छा नुमाइंदगी करने वाली महिला में बहुत कम लीडर है जो इस तरीके से नुमाइंदगी करते हैं। अब वहाँ भी इलेक्शन सेम डेट पर है, तो बैलेट पेपर्स वो जो भी तैयार हो चुके हैं इलेक्शन की तैयारी, आप देखेंगे वहाँ की अवाम भी 90% से ज़्यादा कविता मैडम को वोट डालेंगे। बहुत एक्टिव लीडर है और लोगों में खाली बहुत फेमस है। ये लोग अपोजिशन का काम होता है कि एक दूसरे को डैमेज करने के लिए, अवाम से तो डैमेज नहीं कर सकते, लोगों को नॉमिनेशन दाखिल कर कर ये बता रहे हैं कि घबराने की बात है, मगर मैं आपसे कहता हूं कि वहां घबराने की बात नहीं है, बहुत बड़ी मेजॉरिटी से कविता मैडम जीतेंगे। सर, कांग्रेस ने अपने मंशूर का इजरा किया है, 78,000 रुपये गरीबों को देने की बात की गई है, तो टीआरएस इसको किस तरह देखती है? क्योंकि टीआरएस ने भी ये कहा जा रहा है कि टीआरएस ने भी रैदू बंधु के बलबूते पर इलेक्शन जीते थे, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन? साहब मैं एक बात बताता हूँ साहब, जो इंसान इख्तिदार में रहते हुए देता तो वो बहुत बेहतर होता। इख्तिदार जाने के बाद ये जो वायदे किए जाते हैं ये वायदे अधूरे रहते हैं। आज कहते हैं हम 72,000 देंगे, और भी बढ़ के कहेंगे, बीजेपी भी कहेगी, मगर मैं पूछता हूं जब आप इख्तिदार में 10 साल रहे तो क्यों गए स्कीम को लागू नहीं किया गया? आज जो बात की जा रही है, तो टीआरएस पार्टी जिस तरह रूल करके बता रही है उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। इसीलिए आवाम को एतमाद है टीआरएस पर, और जरूर बहुत बड़ी मेजॉरिटी से मुझे यकीन है कि हमारे 16 के 16 एमपी बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीतेंगे। बेहद शुक्रिया सर, थैंक यू। नाजरीन, बात कर रहे थे तेलंगाना के होम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब से। तेलंगाना में जिस तरह असम्बली इंतखाबात में टीआरएस ने कामयाबी हासिल की थी, उसी तरह इस बार भी उनको कामयाबी हासिल होगी। 17 में से 16 नशिस्तें पार्लियामान की हासिल करेंगे, इस यकीन का इजहार किया उन्होंने। कैमरामैन राजू के साथ मैं अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना की पुरअमन रहने की मिसाल को बरकरार रखते हुए टीआरएस को कामयाब बनाने की अपील की है। उन्होंने हैदराबाद शहर के एरागड्डा और सुल्ताननगर में श्रीनिवास यादव के बेटे और टीआरएस के लोकसभा उम्मीदवार के हक में तशहीरी मुहिम चलाई। इस मौके पर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि केसीआर के रहने तक तेलंगाना में बीजेपी अपने कदम तक नहीं जमा सकेगी। और याद रखो, केसीआर जब तक रहेगा तेलंगाना में इंशाल्लाह बीजेपी नहीं बढ़ेगी। जब तक केसीआर जिंदा रहेगा, मैं इनके केसीआर टीआरएस के लीडर्स के सामने बोल रहा हूं, मैं टीआरएस पार्टी को नहीं जानता, मैं सिर्फ केसीआर को जानता हूं। मैं गोपीनाथ को या श्रीनिवास यादव को या केटीआर को नहीं जानता, मैं खाली केसीआर को जानता हूं। और इंशाअल्लाह ताला जब तक केसीआर अच्छा काम करते रहेंगे, मुझे उम्मीदें करते रहेंगे, हम उनका साथ देंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं एरागड्डा सुल्तान नगर के तमाम वोटरों से, ये नौजवान मेरे भाई श्रीनिवास यादव का बेटा, इसको आप कामयाब करिए। मैं तेलंगाना की आवाम से अपील कर रहा हूं कि निजामाबाद में हमारी बहन कविता लड़ रही है, हमारी उस बहन को कामयाब करिए। चिवल्ला से रंजीत रेड्डी हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको कामयाब करिए। आदिलाबाद से नागेश है, नागेश को कामयाब करिए। करीमनगर से विनोद है, नलगुंडा से नरसिम्हा रेड्डी है। हैदराबाद मलकाजगिरी हल्का पार्लियामान से कांग्रेस के उम्मीदवार रेवंत रेड्डी ने जमीयतुल उलमा हिंद के जिम्मेदारान से मुलाकात की। जमीयतुल उलमा की शाख तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सदर हाफिज पीर शब्बीर से अंबरपेट में मुलाकात को रेवंत रेड्डी ने खैर सगाली मुलाकात ही करार दिया। साथ ही कहा कि पार्लियामानी चुनाव में कौमी पार्टियों के दरमियान रास मुकाबला है। रेवंत रेड्डी कहते हैं कि सेकुलर शख्स ही मुल्क को मजहबी मुनाफरत से बचा सकता है। रेवंत रेड्डी के मुताबिक केसीआर की पार्टी को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। उन्होंने 3 तलाक बिल पर मोदी की मदद करने का केसीआर पर इल्जाम भी लगाया। डबल ड्यूटी करने वाले आरटीसी बस ड्राइवरों और कंडक्टरों की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद, करीमनगर जोन के
13 रीजन में बरसरकार मुलाजमीन पर नए फैसले का इतलाक होगा। आरटीसी इंतजामिया की जानिब से जारी करदा सर्कुलर में ये जानकारी दी गई। ग्रेटर हैदराबाद में अगर किसी ड्राइवर को पहले 530 रुपए मिलते थे तो अब उसे ड्यूटी के 600 रुपए मिला करेंगे और रेगुलर कंडक्टर को 500 के बजाय 550 रुपए मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर्स को 425 के बजाय 500 रुपए मिलेंगे और कॉन्ट्रैक्ट कंडक्टर्स को 370 के बजाय 400 रुपए मिलेंगे। खास बात आंध्र प्रदेश की खबरों को तफसील से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तालीम की। आंध्र प्रदेश में 10वीं जमात के इम्तिहान खत्म हो गए हैं। 18 मार्च से इम्तिहानात का आगाज हुआ था। इम्तिहान के तनाव से तलबा को छुटकारा मिल गया और आज आखिरी इम्तिहान देकर निकल रहे स्टूडेंट्स ने इम्तिहान खत्म होने की खुशी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खूब बांटी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी के जलसों में काफी कम लोग शरीक हो रहे हैं। आज की अगर बात करें तो आज जिला कृष्णा के ऊनीगड्डा में बीजेपी ने जलसे आम का खास एहतमाम किया था। सरकारी जूनियर कॉलेज के मैदान में मुनक्किदा जलसे में कई कुर्सियां पहले से ही खाली नजर आ रही थी। इंतखाबी रैली से मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने खिताब किया। बीजेपी के रियासती सदर के लक्ष्मी नारायण इस जलसे के मेहमान खुसूसी थे। लगभग 20 बसों से लोगों को जलसे में लाया भी गया था। जलसे की शुरुआत पर कुर्सियां खाली देखकर बीजेपी लीडरों ने सोचा कि बाद में और भी लोग यहां शामिल हो जाएंगे। ताहम जैसे ही राजनाथ सिंह ने खिताब शुरू किया तो जलसे में बैठे लोग भी वहां से रवाना हो गए और लोगों को जाता देखकर राजनाथ सिंह ने अपनी नागवारी का इजहार किया। ताहम बीजेपी लीडरों ने अपनी तकारीर जारी भी रखी। विशाखापट्टनम में बीएसपी सरबराह मायावती और जनसेना सदर पवन कल्याण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही मुल्क में नई सियासी सबबंदी की वकालत की। एपी में जनसेना, बीएसपी और लेफ्ट पार्टियों के इत्तेहाद को मौका देने की अपील की गई। पवन कल्याण ने मायावती को मुल्क का वजीर आजम बनाने की लोगों से अपील कर डाली। मायावती ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं। Telugu speaking states, we should make sure that we endorse our support, we extend our support to fulfill a long-standing dream where we have to see, we would like to see Benji Mayawati ji as the Prime Minister of India. Okay, if a chaiwala could become Prime Minister, if a chaiwala from Chowkidar wanted to continue as Prime Minister, we wanted to see a lonely woman, a lonely fighter for a social purpose amidst all chaos, tough situations, how she had pulled herself amidst a lot of difficulties and quite difficult challenges, and how she made a name for herself, how she inspired the current generation of political leaders, including Mr. Akhilesh Yadav and people like me. लोग ये चाहते थे कि कोई नई लीडरशिप सामने आए। श्री पवन कल्याण जी को आगे किया कि आप अपनी पार्टी बनाएं और यहाँ पर नई लीडरशिप दें। तो इन्होंने जनसेना पार्टी बनाई, फिर बीएसपी, जनसेना पार्टी, सीपीएम, सीपीआई, इनका इस चुनाव में, पार्लियामेंट और असेंबली के चुनाव में यह अलायंस हुआ है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने सदर वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी को इख्तिदार मिलने पर जगन सेल्स टैक्स जीएसटी लगाया जाएगा। उन्होंने एपी में इस्लामिक बैंक कायम करने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि जगन को वोट देना मोदी को वोट देने के मुतरादिफ है। ये भी कहा कि मोदी की कामयाबी से अवामी मसाइल में मजीद इजाफा होगा। పార్టీ వల్ల అక్కడ ఏమాత్రం కూడా కడాన వాళ్ళు పంటలు పండిస్తే వీళ్ళ బంధువులు జీఎస్టీ తీసుకున్నారు. తమ్ముళ్ళు మీరు జీఎస్టీ అంటారు, పులివెందలో జీఎస్టీ ఉంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి ట్యాక్స్ ఇది, సేల్స్ ట్యాక్స్ ఇది. గబ్బర్ ట్యాక్స్ ఈయన పెడితే, నరేంద్ర మోడీ పెడితే ఈయన జీఎస్టీ పెట్టుకున్నాడు అక్కడ పులివెందల్లో. వీళ్ళు నాయకులు మాట్లాడితే చంపేస్తారు,
బతకనీరు, రౌడీజం, ఇంట్లో వాళ్ళని చంపేస్తే ఇంకెవరిని వదిలిపెడతారు తమ్ముళ్ళు? మీకు నాకు రక్షణ ఉంటుందా అని అడుగుతున్నా. అలాంటి వాళ్ళు మనకు కావాలని అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని. ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ కింద ఇస్లామిక్ బ్యాంకు కూడా తేవడానికి నేను ఆలోచిస్తున్నానని చెప్పి మరొక్కసారి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఓటేస్తే మోడీకి ఓటేసినట్టే. మోడీ గెలిస్తే మీ జీవితాల్లో చాలా సమస్యలు వస్తాయి. మోడీ ఒక సెక్యులరిజమే కాదు, డెమోక్రసీని నాశనం చేసిన వ్యక్తి. सतनापल्ली में सदर वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी ने रोड शो किया। उन्होंने इस मौके पर एन चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि नायडू ने किसानों और बुजुर्गों को धोखा दिया है। जगन ने लोगों से अपील की कि वो दोबारा चंद्रबाबू नायडू पर एतबार न करें। ప్రతి రైతన్నకు చెప్పండి, అన్నా ఈ 5 సంవత్సరాల చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో ఏ ఒక్క పంటకైనా ఏ ఒక్క సంవత్సరమైనా గిట్టుబాటు ధరలు వచ్చాయా అన్నా అనే ప్రతి రైతన్నను అడగండి. 0 వడ్డీకే రుణాలు రావాలి అంటే అది మళ్ళీ జగనన్నతోనే సాధ్యము అని ప్రతి రైతన్నకు చెప్పండి. ప్రతి అవ్వకు ప్రతి తాతకు చెప్పండి, అవ్వా చంద్రబాబు చేసే మోసాలకు మోసపోవద్దవ్వా, వారం రోజులు ఓపిక పట్టవ్వా, ఆ తర్వాత మీ మనవడు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడవ్వా అని ప్రతి అవ్వకు చెప్పండి. उधर वाईएसआरसीपी के खातून लीडर शर्मिला ने चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि नायडू ने किसान डाकरा ग्रुप और तलबा को धोखा दिया है। ఎంతమంది అక్క చెల్లెళ్ళు మొత్తం రుణమాఫీ చేస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. 5 ఏళ్ళు అయింది, ఒక్క రూపాయి అయినా రుణమాఫీ అయిందా అమ్మా? ఒక్క రూపాయి అయినా? वहीं वाईएसआरसीपी की जानिब से कदीम शहर करनूल में घर घर इंतखाबी तशहीरी मुहिम चलाई गई। इस प्रोग्राम में रुकन असेंबली SV मोहन रेड्डी और वाईएसआरसीपी से उम्मीदवार हफीज खान और दीगर मौजूद रहे। SV मोहन रेड्डी ने कहा कि जगन वज़ीर आला बनने पर अक़लियतों की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर काम किए जाएंगे। उन्होंने हफीज खान के हक में वोट देने की लोगों से अपील की। बुलेटिन में इतना ही। आदाब।